Back. My name is CS Shantanu Bhandari. I welcome you all to the particular subject which is called as corporate funding and listing in stock exchange. So with your support, जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से ये बात कि ग्रुप 1 हमारा जो है वो कंप्लीट है टैक्सेशन के अलावा, एंड ग्रुप 3 जो है मल्टी डिसिप्लिनरी, देन इन द इलेक्टिव वी हैव IPR, एंड अभी तक मैं 2 ही सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा था, बट क्योंकि वो अब कंप्लीट हो चुके हैं, ग्रुप 1 कंप्लीट हो चुका है, सो आई थॉट टू स्टार्ट समथिंग न्यू। और इंक्लाइन में था ग्रुप 2 CR एंड कॉर्पोरेट डिस्प्यूट के लिए, पर आई वाज बीइंग टोल्ड बाय मेनी स्टूडेंट्स बिकॉज मल्टी डिसिप्लिनरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने आप में काफ़ी नया है, इससे पहले वो नहीं था। सिर्फ हम सुनते थे कि हाँ केस लॉ आ सकते हैं, केस लॉ कुछ होते हैं, बट हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि हमारे पास ICS ICS प्रोफेशनल में इस मोमेंट में अगर देखा जाए तो 300 से ज़्यादा केस लॉ एक बुक में डाल देगा और कहेगा कि आपको इसका आंसर करना है। सो ऑल ओवर इंडिया वो जो क्लासेस मल्टी डिसिप्लिनरी की है, 99.99% बच्चे जो हैं जिनको पूरी कंप्लीट कवरेज चाहिए वो मेरी ही क्लासेस देख रहे हैं। तो एक सब्जेक्ट बच रहा था, तो कई बच्चे कहते थे सर थोड़ा सा मुश्किल आ रही है, बिकॉज जब 2 सब्जेक्ट्स हम आपसे पढ़ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि ये सब्जेक्ट भी आप ही पढ़ाएं, तो आप प्लीज थोड़ा सा समय निकालें। तो फाइनली जब अब वो कोर्स कंप्लीट हो चुका है विच इज ग्रुप 1 का ड्राफ्टिंग एंड एथिक्स, एंड ग्रुप 3 में मल्टी डिसिप्लिनरी, ऑब्वियसली उसके अमेंडमेंट्स भी इन सारे सब्जेक्ट्स के एंड IPR। तो अब मैंने आपके लिए, आपके बेटरमेंट के लिए, आपके फायदे के लिए, और आपको इधर उधर ना जाना पड़े, इधर उधर 10 फैकल्टी से बात ना करनी पड़े, आपका समय बचे, आपको कंफर्ट हो, आप फ्रस्ट्रेट ना हो पुराने कोर्सेज से, तो इसीलिए मैंने नया ही सब्जेक्ट लॉन्च किया है जिसके नाम ऑब्वियसली आप जानते हैं, कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज। दिस इज अगर मैं सच बोलूं तो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। आने वाले दिनों में जब इसके बारे में और डिटेल बात करेंगे तो ऑब्वियसली मैं बताऊंगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एज यू ऑल नो, आई सपोज कि आई वर्क एज अ सीनियर मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी इन दी मल्टीनेशनल कंपनी लोकेटेड इन दिल्ली। सो आई सपोज ये एक फंडिंग जो है एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए हर कोई आज क्रेजी है। दे वांट फंडिंग, उनको चाहिए, पैसा चाहिए, अब कहाँ से आए कैसे आए डज नॉट रियली मैटर, बट दे वांट फंड्स। अब सवाल ये उठता है कि जब फंडिंग चाहिए तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि एट अ वेरी डिसेंट लेवल, बहुत ही लोअर लेवल पे, कि भाई हम अपने फ्रेंड्स से, घर वालों से पैसे की डिमांड करें, बट शायद वो एक कंपनी के पर्सपेक्टिव पे नहीं जमती बात, बिकॉज जिस लेवल के फंड की हम यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं टू सेट अप अ इंडस्ट्री और टू बाय अ लैंड और टू बाय न्यू मशीनरीज, टू अपग्रेड द इंफ्रास्ट्रक्चर, वो शायद अपनी सेविंग से करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और अगर आप कर भी लेंगे, हो सकता है आपने बहुत सेव किया हो, आप कर भी लेंगे तो आप एग्जॉस्ट तो कभी ना कभी हो ही जाएंगे। तो ये हुआ, ठीक है यार, ठीक है, अपनी सेविंग तो मैं नहीं यूज करता, मैं बात के लिए कभी रखता हूँ, मैं बाहर चल के देखता हूँ कि क्या और बाहर, मतलब कंपनी के बाहर आके देखते हैं एक तौर पे कि इंडिया में और क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो किसी ने सजेस्ट किया कि सर आप बैंक से लोन क्यों नहीं ले लेते, बैंक्स तो बिजनेस वालों को लोन देता है। तो हम बैंक्स के पास गए, बैंक ने बोला सर हम आपको कैसे लोन दें, हम आपको क्यों फंड करें, आप कोई रीजन बताइए, कोई सिक्योरिटी दीजिए, अपने बिजनेस प्लान्स बताइए, प्रोजेक्शंस दिखाइए। 100 सवाल हमारे सामने रखे, तो हमने धीरे धीरे करके बैंक की फॉर्मेलिटीज पूरी करी, तो बैंक ने हमें पैसा दे दिया, और जिसका ऑब्वियसली हम धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी अग्रीड हुआ था रीपेमेंट करते जा रहे हैं। अब जब इंसान एक अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, उसको सक्सेस मिलती है, तो वो सोचता है कि मैं और एरियाज में आप जाऊं। अब आप देखिए कि आजकल के समय में डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी है। कौन सी ऐसी कंपनी है जो डाइवर्सिफाई नहीं कर रही है, ये कह पाना काफी मुश्किल है। मैं बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ, पतंजलि का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। शुरुआत पतंजलि की हुई थी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से, आज भी बहुत सारे हैं और ओवर द टाइम पीरियड शायद बढ़ेंगे भी, पर पतंजलि ओवर द टाइम पीरियड आपने देखा कि FMCG में आ गया, यानी आटा जैसी चीजें, या ऐसे कह दीजिए जो और घर की हाउस होल्ड चीजें हैं वो बनाना स्टार्ट कर दिया, बिस्किट्स तक, नमकीन्स तक, स्नैक्स वगैरह ये बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि पतंजलि के एक लॉजिक है और आयुर्वेदिक है एंड ऑल दैट, बट आयुर्वेदिक से बिस्किट का क्या कनेक्शन, आयुर्वेदिक से नमकीन का क्या कनेक्शन, ओवर एंड अबव दैट आयुर्वेदिक से मिनरल वाटर का क्या कनेक्शन, आयुर्वेदिक से दूध भी आ रहा है पतंजलि का, यू हैव मिल्क, तो उनका क्या कनेक्शन है। बट क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, टू सर्वाइव यू हैव टू डाइवर्सिफाई। अगर आप कहेंगे कि यार ये मैंने कर लिया, नाउ आई एम द एक्सपर्ट, तो मुझे लगता है वो शायद अप्रोच थोड़ी गलत होगी। यू हैव टू मूव अहेड। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए बैंक से हम पैसे ले चुके हैं और इंडस्ट्री भी सेटअप कर चुके हैं।
जब किसी ने बोला कि भाई आप में चले जाओ, फॉर एग्जांपल आप फैशन और रिटेल में चले जाओ, आप देखते हैं ब्रांड्स आउटलेट्स वगैरह एंड ऑल दैट, सो रेडीमेड्स गारमेंट्स में आप चले जाओ, उसमें बहुत स्कोप है। तो फिर हमें लगा कि ठीक है, ये सही बात है, करते हैं कुछ ऐसा, बट जरूरत फिर उठी कि भाई फंड्स कहाँ से लाएं, क्योंकि जितने पास अपने पैसे थे वो हमें लगता है कि सफिशिएंट नहीं है। बैंक से हम पैसा मांग सकते थे, वो ले चुके हैं, दोबारा बैंक पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर ये होता है कि और क्या ऑप्शन है, तो कोई बताता है कि भाई आप ऐसा भी कर सकते हो कि अपनी कंपनी को आप सेबी पे, कोई सेबी करके ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, बिकॉज देखिए डिटेल ओरिएंटेशन तो हमें पढ़ना ही है और ये सब बातें यहाँ पे दी नहीं है, बट ये इसलिए समझा रहा हूँ जिससे आप समझ पाए कि व्हाट द सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट। और मैं आपको ये 100% गारंटी करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर जब आप सीएस बनेंगे और किसी कंपनी में जाएंगे, अगर 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, तो 10 में से 6 या 7 क्वेश्चन फंडिंग के ऊपर होंगे, क्योंकि एवरी कंपनी वांट्स टू एलोकेट और वांट्स टू रेज द फंड। तो फिर ये किसी ने बोला कि सेबी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, वहां पे आप चले जाइए, वो उनके पास कोई तरीका। तो हमने पता लगाया, भाई मैं एक लेमन की तरीके से बात कर रहा हूँ, पता लगाया कि सेबी है, तो किसी ने बताया कि सेबी शेयर्स वगैरह में डील करता है, शेयर्स वगैरह की जो डीलिंग होती है वो सेबी की निगरानी में होती है, सेबी जैसा कहता है उस तौर पे होती है। हमने और थोड़ा डिटेल से मिले, तो ऐसे ही कोई हाई ओन्ड प्रोफेशन है जिसका नाम है कंपनी सेक्रेटरी। हम उनके पास गए, सर हमने सुना है कि भाई कि पैसा अगर लेना है तो हम सेबी से शेयर्स का पूछा है, तो इसके बारे में प्लीज आप थोड़ा सा बताइए। तो सीएस साहब ने बोला हम आपको जरूर इसके बारे में एजुकेट करेंगे, हमारी कंसल्टेशन फीस ये है। आपने बोला ठीक है सर, आप मुझे एजुकेशन दे दीजिए इसके बारे में, आपकी जो भी फीस है मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो सीएस साहब ने हमें समझाया कि देखिए सेबी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी हेल्प करता है अगर आप फंड रेज करना चाहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था सर फंड रेज कैसे, तो उन्होंने बताया देखिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी का हिस्सेदारी जो है वो बेच सकते हैं। आज इस कंपनी में शेयर होल्डिंग है, आपने बोला हाँ, तो बताया कि भाई मेरी जो कंपनी के शेयर है वो इसके पास है, उसके पास है, उसके पास है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब ऐसा ही हम करेंगे कि ये जो शेयर है ये लोगों को मार्केट में बेचना स्टार्ट करेंगे, और लोग जो होगा इन शेयर्स के बदले आपको पैसे देना स्टार्ट करेंगे, तो आपको फिर फंड आ गया ना, पैसा आ गया आपको। तो आपने बोला ये तो सही तरीका है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो उन्होंने बताया बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं, जैसे कि आईसीडीआर रेगुलेशन है जो समय समय पे रिवाइज होती है, जो खैर यहाँ पे लेटेस्ट दे रखी हैं, वो पढ़ेंगे हम लोग। तो वो रेगुलेशंस का फुलफिल करना है आपका, इससे पहले आप लोगों से पैसे ऐसे करके ले सकें, आपको एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड अपना रखना है, जिसमें 3 साल के फाइनेंशियल्स और बहुत सारी और चीजें हैं जो डिटेल में जाएंगे तब बात करेंगे। ये सब चीजें आपको पहले करनी होगी। तो एक कंपनी को मेयरली बनाना और अगले दिन स्टॉक मार्केट में लिस्ट करा देना, अगले दिन शेयर्स ले लेना, ऐसा नहीं हो सकता। हमें इसके लिए वेट करना पड़ेगा कंपनी की स्टैंडिंग, या ऐसे कह सकते हैं कंपनी की जो फाइनेंशियल्स है उसकी पोजीशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तब हम सेबी के पास जाके ये बात कह सकते हैं कि सर हम अपने जो शेयर्स है वो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू या आपके रेगुलेशन या अप्रूवल के बाद अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज पे, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराना चाहते हैं। तो ये एक बात हो गई। फिर कुछ समय के बाद ये भी हो गया, तो अब ये हुआ कि और पैसे की जरूरत है क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन करना है। अभी पतंजलि मैंने ये भी सुना है, ऐसा नहीं है कि मैं पतंजलि के पीछे पड़ गया हूँ, ये मेरा मतलब नहीं है। आप किसी और को ले लीजिए, अमूल को ले लीजिए। अभी हम मल्टीडिसिप्लिनरी पढ़ रहे थे, तो वहां पे अमूल की एक केस स्टडी दे रखी है स्वॉट एनालिसिस करके। तो क्या बताया कि अमूल पहले कुछ ही एरियाज में था, धीरे धीरे क्या है वो एक्सपैंड होता गया, आइसक्रीम में आ गया, चॉकलेट्स में आ गया, पिज्जा चीज में आ गया, फ्लेवर्ड मिल्क में आ गया। ये सब डाइवर्सिफिकेशन ही तो है, और क्या है ये। तो उन्होंने इसके लिए अलग अलग सेटअप किया। तो अब फिर हमें कुछ नया पैसा चाहिए, कहाँ से लाएं, बैंक हमारा खत्म हो चुका है, शेयर हम इशू कर चुके हैं। ये ठीक है कि दोबारा राइट इशू वगैरह ला सकते हैं, एफपीओ ला सकते हैं जिसका नाम फर्दर पब्लिक ऑफर है, और क्या ऑप्शन है। तो किसी ने बताया सर आप डिबेंचर्स कर सकते हैं, तो किसी ने बताया सर अगर आप चाहें तो और बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके बारे में हम नीचे बात करेंगे, उनको भी आप ऑप्ट इन कर सकते हैं। अब एक सवाल ये भी उठता है कि शायद ऐसी भी स्टेज आ सकती है, क्योंकि हमें अगर ग्रो करना है तो हमें एवेन्यूज को, ऑप्शंस को सर्च करते जाना होगा। तो एक स्टेज ऐसी भी आ सकती है जब हमने बैंक्स को एग्जॉस्ट कर दिया, शेयर मार्केट को एग्जॉस्ट कर दिया, डिबेंचर्स एंड ऑल दैट, राइट इशू सब एग्जॉस्ट कर दिया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो फिर हमने पूछा किसी से, फिर सीएस साहब के पास गए कि सर आप बताइए मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला आप एक काम करिए, आप इंटरनेशनल फंडिंग पे चले जाइए। इंटरनेशनल फंडिंग मतलब क्या, तो उन्होंने बताया कि आप एडीआर जीडीआर के थ्रू, यानी बाहर के लोगों से भी पैसा ले सकते हैं। इसकी कुछ और गाइडलाइंस हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी।
और यहाँ पे सिर्फ सेबी ही नहीं, आरबीआई का भी कुछ हद तक रोल इन्वॉल्व हो जाएगा, बिकॉज जब बाहर से पैसा आएगा, इन जनरल अगर मैं बात करूँ, फेमा के बारे में हम सभी जानते हैं, तो इन जनरल मैं बात करूँ, बाहर से पैसा इंडिया आएगा या इंडिया से पैसा बाहर जाएगा, सो आरबीआई का फॉर श्योर वहां पे इंटरवेंशन होगा ही होगा। तो देखिए ये जो सब्जेक्ट है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट जो सीएस प्रोफेशनल के अंदर है। पहले भी कुछ सब्जेक्ट्स थे जैसे कि ड्राफ्टिंग, एथिक्स, सीआर वगैरह, ये पहले के हैं, बट अभी जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी डिस्प्यूट है ग्रुप 2 में, मैं वो पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बड़े लाइवली सब्जेक्ट हैं, और यहाँ पे सिर्फ हम बुक से नहीं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग फॉर मोर देन 8 इयर्स, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं 8 साल से ज्यादा, पिछले 8 साल से ज्यादा काम में कर चुका हूँ। एंड माई मेंबरशिप नंबर इज 30321, 30,321। 2012 में मैंने क्वालिफाई किया था सीएस। तो अब यही हम इस वीडियो के दौरान देखेंगे कि भाई कैसे हमें इन स्टेजेस में है और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। जिस तरीके से ये मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बात समझाई, मुझे लगता है आपको फंडिंग का मतलब अभी अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा कि व्हाट इज इट एक्चुअली। एंड लिस्टिंग के बारे में हम और बात करेंगे, बट लिस्टिंग का और जनरल मतलब अगर मुझे बताना हो, सो इट इज लाइक कि अभी देखिए क्या है कि जो गवर्नमेंट भी है, चाहे किसी भी एरिया की बात करी जाए, वो डिजिटलाइजेशन को, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन को एनकरेज कर रही है। शेयर्स की जब हम बात करते हैं तो वहां पे एक वर्ड आता है डीमैट, और उसका दूसरा नाम है डीमैटलाइजेशन। यानी डीमैट तो अकाउंट का टाइप है, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को खरीदा या बेचा जाता है, जो अब कंपलसरी है, दैट इज डीमैटलाइजेशन। तो लिस्टिंग क्या होती है, आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसे मैं अभी बता रहा था, अभी हमें शेयर्स इशू करने हैं अपनी कंपनी के, तो हम कहाँ इसको कोई ऐसी स्टॉक एक्सचेंज पे रखेंगे, एक ऐसी जगह पे रखेंगे जहां पे लोग देख सकें कि शेयर का प्राइस क्या है, शेयर जो है वो किस प्राइस पे चल रहा है, नीचे है, ऊपर है, खरीदना बेचना, उसके बेसिस पे वो डिसाइड कर सके। सो दो नेशन वाइड स्टॉक एक्सचेंज है जिनका नाम है BSE एंड NSE, विच इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कहने को अनलिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज भी बहुत सारी स्टेट्स में है, इंक्लूडिंग दिल्ली। इन यूपी वी हैव स्टॉक एक्सचेंज इन कानपुर, बट वो सारे अनलिस्टेड टर्मिनल्स हैं। वहां पे लिस्ट कराया नहीं कराया कोई एज सच कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे वहां पे ट्रेडिंग नहीं हो सकती, वो अनलिस्टेड टर्मिनल्स हैं। सो लिस्टेड ये दो ही हैं। तो इन पे कैसे लिस्ट कराई जा सकती हैं सिक्योरिटीज या शेयर्स या डिबेंचर्स, और क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है उस लिस्टिंग के प्रोसीजर के दौरान, ये यहाँ पे बात करी गई। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करनी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं सीएस प्रोफेशनल का मॉड्यूल 3 जो है उसका एक पेपर नंबर 7 है, और पेपर नंबर 7 का मतलब सबसे पहला पेपर यही है। उसके बाद आपका मल्टी डिसिप्लिनरी है, और उसके बाद आपका इलेक्टिव पेपर है। दो पार्ट्स में सब्जेक्ट डिवाइडेड है। कॉर्पोरेट फंडिंग पार्ट 1 है विच इज ऑफ 60 मार्क्स, एंड जो लिस्टिंग है दैट इज ऑफ 40 मार्क्स। तो दो पार्ट्स में इस सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है। तो जो फंडिंग है ऑब्वियसली वो ज्यादा मार्क्स का है, बिकॉज फंड्स का अरेंज करना अपने आप में एक चैलेंज है। लिस्ट कराना तो है ही है, बट फंड्स को अरेंज करना बड़ा चैलेंज है, और बहुत सारे एवेन्यूज हैं फंड्स को, ऑप्शंस हैं फंड्स को अरेंज करने के लिए, प्रोवाइडेड आपको पता हो। और जो लोग आप में से प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं या इवन जॉब भी करना चाहते हैं, आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत रिलेवेंट है और एग्जामिनेशन में या ट्रेनिंग इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक चीज और याद दिलाना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग दिस वीडियो जो भी आप चीजें देखेंगे, नोट्स जो आप इस समय अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, नोट्स आपको मिलेंगे, एंड इन्हीं नोट्स के थ्रू मैं पढ़ाऊंगा। मैं ये आपको एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि अगर आपने इन नोट्स को सही से पढ़ लिया तो आपका मॉड्यूल कवर हो जाएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि फैकल्टीज जो होती हैं वो नोट्स बनाती हैं, बट नोट्स में बहुत सारा कंटेंट उड़ा देते हैं, हटा देते हैं, जैसा भी कह दीजिए, जो मॉड्यूल में दे रखा है, और वो बहुत बार एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट होता है। तो स्टूडेंट बड़ा परेशान होता है कि यार मैं अब कैसे पढूं, क्योंकि सर या मैम के तो नोट्स मॉड्यूल से तो बहुत ही अलग है, क्योंकि बहुत कम कम लिखा हुआ है। तो यहाँ ऐसा नहीं है, मेरे सारे सब्जेक्ट्स में मॉड्यूल इज दी प्राइमरी इंपॉर्टेंस। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मॉड्यूल ही है सारा, वेयर एवर रिक्वायर्ड, जहां पे मॉड्यूल की लैंग्वेज बहुत टफ है उसको टोन डाउन कर दिया गया है, और जो चीजें रिलेवेंट है उनको फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। प्लस जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो जो चीजें लिखी होंगी आपको तुरंत 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 आपके दिमाग में इस तरीके से बैठ जाएंगी कि आप चाह के भी उसको नहीं भूल पाएंगे। So, आज चैप्टर 1 के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, which is called as इंडियन इक्विटी। इंडियन मार्केट्स में इक्विटी शेयर्स या ऐसे कह दीजिए शेयर्स से रिलेटेड ये चैप्टर बात करेगा।
और इसको हमने डिवाइड कर दिया है पब्लिक फंडिंग में, यानी ऑब्वियसली नाम ही है कॉर्पोरेट फंडिंग, तो अब पब्लिक से अगर फंड लेना है तो क्या ऑप्शंस हैं, क्या एवेन्यूज हैं, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, आज हम कहाँ पे हैं, किस तरीके से कहाँ पे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन करी गई है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन के तौर पे लिखा है The whole process of the issue of shares can be divided in two parts, pre-issue and post-issue activities। जैसा कि आप जानते हैं अगर आईपीओ में लेके आ रहा हूँ तो अच्छा मैं एक बात करता हूँ, बड़ी नॉर्मल सी बात करता हूँ, आपके घर में कोई फंक्शन होता है, ठीक है, वेडिंग है और कुछ है, तो बहुत सारी तैयारियां शादी के पहले हो जाती है और बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती हैं जो अभी हो गया सब कुछ, शादी वगैरह हो गई, तो उसके बाद भी बहुत सारा काम होता है जो आपको करना होता है। इट इज नॉट लाइक कि शादी हो गई तो अगले दिन से हम रिलैक्स कर रहे हैं, और अगले कुछ दिन तक 2 4 5 दिन तक काम चलता ही रहता है, सब चीजों को रैप अप करना, मेक श्योर करना सब ऑब्वियसली सही, सब कुछ जो है वो सही से क्लोज हो जाए। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, जब भी हम इशू लेके आते हैं तो कुछ तैयारियां हमें इशू लाने से पहले करनी है, जैसे कि क्या, जैसे कि हमें ये देखना है कि हमने स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल ले लिया है, हमारा ऑफर डॉक्यूमेंट जो है वो सब कुछ सही है, जितने लोग भी यहाँ पे इंटरमीडिएट्स के तौर पे इन्वॉल्व होने वाले हैं, चाहे वो बैंकर्स टू एन इशू है, लीड मर्चेंट बैंकर है, या एक तरीके से कोई कंप्लायंस का है, लीगल टीम है, वो सारे तैयार हैं, अंडरराइटर्स जो हैं उनसे हमने बात कर ली है। जस्ट टू नेम अ फ्यू, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे हमारी पहले ही बातचीत हो जाएगी, कुछ का नाम मैंने बताया, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो इशू कंप्लीट होने के बाद हमें करनी पड़ेगी, जैसे कि क्या, हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि जो हमारा इशू था वो कितना सब्सक्राइब हुआ, और अगर नहीं हुआ तो कब तक हम लोगों के पैसे वापस कर रहे हैं। सो ये सारी की सारी चीजें जो है वो पोस्ट इशू है, क्योंकि आप खुद ही देखिए अभी आप शेयर्स मार्केट में बेचने निकले हैं, आप पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि आपका जो इशू है मोर देन लाइकली कि वो ओवर सब्सक्राइब हो जाए। ओवर सब्सक्राइब आप समझते हैं कि आप 100 शेयर देना चाहते हैं बट खरीदने वाला 110 शेयर की डिमांड कर रहे हैं, टोटल पब्लिक कह रही है कि 110 लोग हैं खरीदने वाले, तो हमें प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करना पड़ेगा शायद, तो हम शायद उम्मीद तो यही रख सकते हैं, पर बहुत बार अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, तो फिर उसमें 90% की लिमिट है, और भी लिमिट्स हैं, अगर उतना नहीं हुआ जो मिनिमम रिक्वायर्ड है तो लोगों का पैसा वापस करना पड़ेगा, और इवन उसके अंदर भी आपने पता होगा कि अगर रिक्वायर्ड समय के अंदर नहीं वापस करा गया तो फिर इंटरेस्ट के साथ वापस करना होगा। सो प्री एंड पोस्ट दो तरीके की ऑब्लिगेशन है। All activity beginning with the planning of the capital issue till the opening of the subscription are the pre-issue, while all activities subsequent यानी खत्म हो जाने के बाद of the opening of subscription list may be called as a post issue, since only the demat shares are being admitted for dealing on the stock exchange, hence securities are issued in dematerialization form। जैसा आप जानते हैं और मैंने बताया भी कि इलेक्ट्रॉनिक तौर पे ही शेयर्स की खरीदारी या उसको बेचा जा सकता है आज इस प्रेजेंट लॉ के प्रोविजंस के बेसिस पे, और डीमैट खुलवाने के लिए आप जानते हैं बहुत सारे बैंक्स हैं और बहुत सारे और कंपनीज हैं जो इस एरिया में काम करती है, और अगर हम बात करें तो एक होता है डिपॉजिटरी और एक होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। सो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें आपको पता होगा NSDL एंड CDSL है ना, इस तरीके के दो यहाँ पे आप कह सकते हैं दो डिपॉजिटरी हैं इंडिया के अंदर, जिनके नाम अगर फुल फॉर्म के तौर पे बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। सो इस तरीके से दो डिपॉजिटरीज हैं, जबकि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जितने आप ढूंढने जाएंगे और गिनने जाएंगे उतने आपको कम लगेंगे, बिकॉज वो हर एक तरीके से हर बैंक कह दीजिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह दीजिए, SBI से लेके जो और कह दीजिए, सब लोग डीमैट अकाउंट खोलते हैं आपका, तो जो डीमैट अकाउंट आपको ओपन करवाने में आपकी हेल्प करता है उसके पास अगर लाइसेंस है तो वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अपना अकाउंट जहाँ पे जाके खुलवाते हैं दैट इज कॉल्ड एज डिपॉजिटरीज। सो ये दो डिपॉजिटरीज हैं, तो उन्होंने यही कह दिया कि सारे शेयर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होंगे और ऑब्वियसली डीमैट अकाउंट के थ्रू होंगे। डीमैट अकाउंट कहाँ से होगा और कौन मैनेज करेगा ये मैंने आपको बता दिया। बैकग्राउंड के बारे में अगर बात करें तो लिखा है सेबी वाज गिवन द मैंडेट टू रेगुलेट द इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज व्हिच वाज अर्लियर डन बाय इट्स ऑर्डर डेटेड 1992 कॉल्ड गाइडलाइंस ऑफ डिस्क्लोजर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। On 26 August 2019, SEBI restricted SEBI DIP guidelines and notified ICDR regulation 2009. So obviously देखिए with the event of time स्टॉक्स में या ऐसे कह दीजिए हर चीज में फ्रॉड की कैपेसिटी बढ़ती गई। मैं बहुत बार ये कहता हूँ अपने प्रीवियस सेशंस के दौरान कि आप अगर न्यूज वगैरह देखते हैं तो आप
जहां तक मैं समझता हूँ पर्सनली, मैंने शायद ही कभी सुना हो कि फलाना किसी बंदे ने 1 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। आज जो हम सुनते हैं वो ऐसे सुनते हैं कि 50,000 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है या 1,000 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। सो 1,000 लाख करोड़, है ना, इतना। तो अभी क्या है कि जब इतने ज्यादा फ्रॉड्स होने लगे, क्योंकि अभी तो फ्रॉड्स के बारे में नहीं बात करें, सिर्फ हम ब्राइट साइड अभी देख रहे हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको ऐसी भी चीजें बताऊंगा, क्योंकि देखिए सीएस प्रोफेशन में एक चीज जो हमें समझनी है वो ये कि बुक्स की नॉलेज तो हमें होनी ही चाहिए एज एन सीएस भी, बट साथ साथ हमें क्या है, हमें ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट में क्या हुआ है और किसकी वजह से क्या क्या चीजें रूल्स बनाए गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। सहारा का नाम सभी ने सुना होगा, एनबीएफसी के तौर पे वो अभी भी फंसे हुए हैं। 10,000 करोड़ रुपए की बात भी करी गई थी। सुब्रत रॉय को जेल भी किया गया था, वो भी तो एक फंडिंग का ही जरिया था। उन्होंने एनबीएफसी के थ्रू, एनबीएफसी हम श्योर हम जानते हैं कि क्या है, नहीं तो आगे हम बात करेंगे, वो अलग अलग क्लास में डिवाइडेड भी है। पैसा लिया, वापस नहीं किया, गलत बताया, वो सब चीजें। तो उन्होंने यही कह दिया कि पहले आईसीडीआर नहीं थी, पहले डीआईपी थी, डिस्क्लोजर्स एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो गाइडलाइंस वीक लगने लगी, ऐसा लगने लगा कि शायद उतनी अच्छी गाइडलाइंस नहीं है, तो उसको रिमूव करके, उसको हटा के नई गाइडलाइंस से भी लेके आया, जिसका नाम आईसीडीआर रेगुलेशंस है, जो कि आपने जरूर पढ़ा होगा। ओवर द टाइम पीरियड रिवाइज होती आई हैं और होती रहेंगी, क्योंकि जिस बेसिस पे फंडिंग्स के नॉर्म बदलते रहेंगे, लोग जितना फंडिंग पे इंटरेस्ट दिखाते रहेंगे, उस तौर पे हमें चीजों को चेंज करना होगा। बिटवीन 2009 टिल डेट न्यूमरस अमेंडमेंट्स, देखिए वही बात करी गई है। 2009 में आ तो गई थी आईसीडीआर गाइडलाइंस, बट तब से लेके अब तक बहुत चेंजेस आ चुके हैं। Have been made to ICDR regulation, different types of offering to raise funds in the primary market have been introduced. Further, there have been changes in the market practice and regulatory environment over a period of time. A need was thus felt to review and realign the ICDR regulation with these developments to ensure that they reflect the best practices globally. अभी देखिए 1991 की अगर बात करें, बहुत पीछे ले गया मैं आपको, बट फॉर श्योर ये बहुत जरूरी है बताना कि 3 चीजें हुई जिसमें से जिनका नाम था ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। उसमें एक चीज का नाम यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन किया गया है कि इंडिया को हम ग्लोबल इमेज में फिट कर पाए। क्योंकि देखिए आज क्या है, अगर आप बैंक्स के तौर पे बात करें, कंपनीज के तौर पे बात करें, जिस एरिया में भी देखें, बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आके बहुत सारी बाहर की इंटरनेशनल कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो इंडिया में आके काम कर रही हैं। सिमिलरली इंडियन कंपनी भी बाहर जा रही हैं बहुत सारा काम करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी जो कंट्री है उसके भी रेगुलेशंस वैसे ही हों जैसे कि बाकी कंट्रीज के हैं, बाकी सो कॉल्ड एज डेवलप कंट्रीज के हैं, जो कि मोस्ट एडवांस कंट्रीज हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन वैसे अपडेट करने पड़ेंगे, जिससे कि अगर वो बाहर की कोई यूके की, यूएस की, फ्रांस की, कहीं भी कंपनी इंडिया में आके काम करे, तो उसको ये ना लगे यार कि यहाँ तो बहुत ही दिक्कत है काम करने में, लॉज बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी, स्ट्रिक्ट लॉज हो इसमें कोई गलत नहीं है, बट अननेसेसरी वो हेसल लेके आए, ऑब्स्टिकल्स लेके आए, वो गलत है। तो मेक श्योर हमें ये करना है कि हमारे इंडिया के जो लॉज है वो कुछ इस तरीके से हो जो कि रीअलाइन कर जाए, मिलते जुलते हों जो कि बाकी कंट्रीज में चल रहे हैं। फॉर श्योर अपना डोमेस्टिक चीज हम उसके अंदर लेके आएंगे, क्योंकि हर कंट्री की रिक्वायरमेंट बड़ी अलग अलग हो सकती है, बट कुछ चीजें तो शायद ऐसी हो ही सकती है जिसको हम एक यूनिफॉर्मिटी में लेके आ सकते हैं। XBRL, IFRS, IFRS को आप क्या कहते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। क्यों ले आए इंडिया में IFRS? चल रहा था, बैलेंस शीट बना रहे थे अभी, तो क्या दिक्कत थी? IFRS इसलिए ले आए क्योंकि इसको भी हमें ग्लोबली लेकर चलना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी है। क्या आपको क्या लगता है पूरी दुनिया में जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल से मार्च ही चलता है क्या? द आंसर इज नो। बहुत जगह फाइनेंशियल ईयर, बहुत सारी कंट्रीज में चेंज है। अब कोई ऐसी कंपनी है जो इंडिया के साथ अंदर भी काम करती है और बाकी जगह भी काम करती है और अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल बनाना चाहती है, पूरे ग्रुप के फाइनेंशियल बनाना चाहती है। अब सबकी क्लोजिंग अगर अलग अलग होगी तो फाइनेंशियल्स कंसोलिडेट बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए IFRS जो है वो इन प्रैक्टिसेस पे काम करता है कि कैसे आप एक स्टेबल तरीका, एक रिकॉग्नाइज तरीका फॉलो कर सकते हैं जहां पे सब चीजें इजी हो जाए। सो ऑल दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्मिटी, जो कि फंडिंग में आपको समझ आएगा, क्योंकि जितना आपका यूनिफॉर्मिटी रहेगी, ट्रांजैक्शन नीचे पड़ेंगे, जितना यूनिफॉर्मिटी रहेगी ट्रांजैक्शंस के अंदर, उतना ज्यादा आपको लोन इजीली मिलेगा, फंड ज्यादा इजीली मिलेगा। इन्वेस्टर्स आपको बहुत बार सुनते नहीं है कि अमेजोन को, रिलायंस जियो को, फ्लिपकार्ट को, फलाना को, पेटीएम को इतने करोड़ों रुपए की फंडिंग मिल रही है। कहाँ से मिल रही है, क्यों मिल रही है? क्योंकि वो इस तरीके की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं जो कि इंडियन मार्केट में अलाउ करी जाती है।
ठीक है, आगे देखते हैं। In view of the same, SEBI constituted ICDR committee under the chairmanship of Shri Prithvi Hartala in June 2017 to review ICDR regulations with the following objective: to simplify the language and complexities in the regulation, to identify and incorporate changes, new requirements which have occurred due to change in the market practice. The recommendation of PMAC, which is Primary Market Advisory Committee of SEBI, were incorporated in the draft of the proposed ICDR regulation. और इवन जब ये प्रपोज रेगुलेशंस हुई, आप जानते हैं कि कुछ भी चीज होती है जो सभी को इफेक्ट करने वाली होती है, तो ऐसा नहीं होता कि बस लॉ बना दिया जाए और लेके आया जाए। वो बिल बनता है, बहुत बार उस पे लोगों के व्यूज उस पे मांगे जाते हैं, एक समय सेट किया जाता है, फिर व्यूज को कंसिडर किया जाता है, उसके बाद देखा जाता है कि चेंजेस करने चाहिए नहीं करने चाहिए, क्या जेन्युइन है क्या नहीं है। तो ऐसे ही जब आईसीडीआर रेगुलेशंस को ओवरहॉल करने का समय आया तो उन्होंने यही किया यहाँ पे कि कमेटी बनाई, और जो कमेटी थी उसने अपने सजेशंस वगैरह दिए कि क्या क्या चीजें इसके अंदर हम और सही कर सकते हैं, कैसे इसको और बेटर और ग्लोबली फिट बना सकते हैं। और जैसे ही कमेटी ने सजेशंस दिए, सेबी ने वो कमेटी के सजेशंस अलग अलग डिपार्टमेंट में, चाहे फिर वो फाइनेंस की मिनिस्ट्री हो, चाहे कॉर्पोरेट अफेयर्स हो, इवन आईसीएसआई था, आईसीएआई था, इन सभी को सर्कुलेट कर दिया, बिकॉज इन्हीं सबका सबसे ज्यादा मेन कनेक्शन है। आप देखिए, एज अ कंपनी सेक्रेटरी यू आर द की स्टेक होल्डर इन द कंपनी, यू आर द मेन कंप्लायंस पर्सन इन द कंपनी, तो आपको सबसे ज्यादा पता होना चाहिए और सच में होना चाहिए कि भाई क्या सही है क्या गलत है, कौन सी चीज कैसे बेस्ट हो सकती है। तो अगर आपसे ही नहीं वो चीज पूछी जाएगी तो फिर अपना व्यू आप नहीं रख पाएंगे, और शायद जो आपके व्यू रखने के बाद चेंजेस आ सकते थे वो आ नहीं पाएंगे। तो इसलिए सब डिपार्टमेंट से पूछा गया, इंक्लूडिंग आरबीआई। उसके बाद लिखा है, सेबी इन इट्स बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 21 जून अप्रूव द प्रपोजल फॉर रिप्लेसिंग सेबी आईसीडीआर रिक्वायरमेंट विद न्यू सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। सो ऑब्वियसली पहले डीआईपी थी, फिर उसके बाद आईसीडीआर 2009 में आया, और द टाइम पीरियड आईसीडीआर जो थी अलग अलग ईयर में 2015, 16 और 18 की जो आईसीडीआर रेगुलेशंस हैं वो फाइनली इंप्लीमेंट कर दी गई। अभी तो और उसके अंदर काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं। बात करते हैं अगर टाइप ऑफ इशू के बारे में, सो मतलब कहाँ से हम पैसे जो है फंडिंग के तौर पे इकट्ठा कर सकते हैं। आई सपोज इतना हम जानते हैं कि अगर हम इशू लेके आ रहे हैं तो हम पब्लिक को अगर इशू कर रहे हैं तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर सबसे पहले अपना इशू मार्केट में लेके आ रहे हैं, आप सबसे पहले लेके आए इन द सेंस इससे पहले आपका मार्केट में सेबी में कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, और दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम आप मार्केट से पैसे उठा रहे हैं, मार्केट से फंड रेज कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज द आईपीओ, व्हिच इज इनिशियल सबसे पहला पब्लिक ऑफरिंग। ये कहना गलत नहीं है कि कंपनी अपनी लाइफ में आईपीओ का यूज एक ही बार कर सकती है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड ऑनवर्ड्स हमेशा एफपीओ का यूज होगा, व्हिच इज द फर्दर पब्लिक ऑफर। सो आईपीओ एंड एफपीओ आर टू डिफरेंट थिंग्स। आईपीओ सबसे पहली बार होगा, उसके बाद जब होगा वो एफपीओ के नाम से होगा, व्हिच मींस एक बार आप आईपीओ ला चुके हैं, वो सक्सेस हो चुका है एंड यू नीड एडिशनल फंड्स, तो इसलिए आप मार्केट में दोबारा से आएंगे। राइट इशू की अगर वैसे हम ये नीचे बात करेंगे सारी, तो पर थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। राइट इशू कुछ ऐसा इशू है जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको प्रायोरिटी दी जाती है, उनको प्रेफरेंस दी जाती है, सबसे पहले उनसे पूछा जाता है, और अगर वो अग्रीड करते हैं, वो हाँ बोलते हैं, तो ही फॉर श्योर नेक्स्ट ऐसे आप कह सकते हैं कि उनको वो हाँ बोलते हैं कि भाई हमें शेयर्स चाहिए। सबसे पहले उनसे पूछती है कंपनी कि भाई हम शेयर इशू करना चाहते हैं, तो क्या आप लेने में हमारे शेयर इंटरेस्टेड हो। इफ दे से यस तो उनको शेयर दे दिए जाते हैं, इफ दे से नो तो फिर बाहर वालों से पूछा जाता है, बट प्रायोरिटी उनको मिलता है, उनका राइट के तौर पे उनसे पूछा जाता है कि अगर वो लेना चाहते हैं शेयर्स तो सबसे पहले उन्हें दिए जाएंगे। बोनस शेयर ऑब्वियसली वो होते हैं बोनस इशू, जिसमें आपको पैसे नहीं देने पड़ते, तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि मुझे नहीं लेना। राइट में तो आपको पैसे देने पड़ते हैं राइट इशू में, ऑब्वियसली बोनस एज अ वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट कुछ पैसे नहीं देने। So primary market provides an opportunity to the issuer of securities, government as well as corporates, to raise financial resources to meet their requirement of the investors and discharge their obligation। क्या लिखा है? Raise financial resources। तो जब आप सबसे पहली टाइम आप चाहते हैं सिक्योरिटी मार्केट से आप कुछ इकट्ठा कर सके, कुछ पैसा रेज कर सके, तो ऑब्वियसली वो प्राइमरी मार्केट है। दो तरीके की मार्केट्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर मैं 2 मिनट के तौर पे बात ये समझाऊं कि फर्क क्या है, कि प्राइमरी मार्केट के अंदर आईपीओ एक प्रोमिनेंट एग्जांपल बन सकता है, बिकॉज कंपनी वहां पे सबसे पहली बार अपना इशू लेके आती है। पर सेकेंडरी कुछ ऐसा है जब कंपनी के शेयर जो है वो बिटवीन इन्वेस्टर्स वगैरह ट्रेड किए जाते हैं, जिसमें काफी सारे लोग आ सकते हैं।
फॉर श्योर कंपनी जब पहली बार लेके आती है तो दैट इज एन आईपीओ और द प्राइमरी मार्केट। जब उसके बाद कंपनी के शेयर्स ट्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं तो सेकेंडरी मार्केट की कैटेगरी में आ सकता है। वेरी जेनरिक डेफिनेशन, डिटेल्स नीचे दी हुई है। An IPO refers to the first time a company publicly sells the shares or stock in the open market. It is also called as going public. FPO जिसको follow on public offer या further public offer भी कहा जाता है, is the issuance of shares to the investor by the company listed on the stock exchange. A follow-on offering is the issue of additional shares made by the company after the IPO. देखिए ये एक सीक्वेंस है कि आईपीओ है उसके बाद एफपीओ है। ऐसा नहीं हो सकता कि एफपीओ के बाद आईपीओ हो। नाम से ही समझ में आ रहा है इनिशियल मतलब सबसे पहले। तो सबसे पहले कंपनी आईपीओ लेके आएगी, उसको लगता है कि उसका आईपीओ सक्सेसफुल रहा है एंड जब सेकंड टाइम फंड्स की नीड्स होगी तो कंपनी एफपीओ लेके आएगी। ऑब्वियसली इट इज द सेकंड टाइम और मे बी अ थर्ड टाइम, बट आईपीओ एक ही बार होगा, पहली और आखिरी बार। उसके बाद कंपनी हमेशा एफपीओ की तरफ ही बढ़ेगी। राइट इशू जो ऊपर बता भी रहा था, इज एन इशू टू स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बाय द कंपनी टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एज ऑन द रिकॉर्ड डेट इन द प्री डिटरमाइंड रेशियो। देखिए रिकॉर्ड डेट और कुछ नहीं है। कंपनी क्या करती है कि अपनी बुक्स को जो ट्रांसफर वगैरह है उनकी उस बुक्स को कंपनी बंद कर देती है जब कंपनी को ऐसा लगता है कि वो इशू करने वाली है, डिविडेंड देने वाली है। क्योंकि मान लीजिए अगर खबर हुई कि डिविडेंड देने वाली है कंपनी, जिसको आप बहुत बार इनसाइडर ट्रेडिंग भी कहते हैं, जो कि एक ऑफेंस है और काफी सीवियर पेनल्टीज पे लगाई जाती हैं, तो लोग क्या अपने शेयर्स को खरीदना बेचना ये सब करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कंपनी रिकॉर्ड डेट पे एक प्री डिटरमाइंड कट ऑफ डेट भी जिसको कह सकते हैं वो डेट दे देती है और उसके बेसिस पे जितने शेयर होल्डर्स हैं उस दिन तक उन्हीं से पूछेगी। क्योंकि देखिए कंपनी के शेयर्स में तो ट्रेडिंग पूरे दिन हो सकती है, स्टॉक मार्केट खुला है तो पूरे दिन ट्रेडिंग हो सकती है। अब कंपनी ऐसे आज मान लीजिए अगर राइट इशू का फैसला करती है तो कंपनी ये कर सकती है कि आज जितने भी उसके शेयर होल्डर्स हैं उसको वो एक कट ऑफ डेट पे तौर पे निकाल ले और उन्हीं से पूछ ले कि हम देखिए फर्दर पैसा लेना चाहते हैं, फर्दर शेयर इशू करना चाहते हैं, उतना बड़ा नहीं करना चाहते जितना कि एफपीओ है। बिकॉज एफपीओ में तो फिर सभी को हम शेयर देंगे, बट हम पैसे लेने चाहते हैं बट नॉट दैट मच। तो इसीलिए हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पहले पूछ रहे हैं कि क्या वो इंटरेस्टेड है। जैसे कि आपको मैं बताऊं प्रैक्टिकल एग्जांपल, जब हमने ये कॉर्पोरेट फंडिंग जो था ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया, जैसा अभी आप देख रहे हैं, तो हमने अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को एक इंटीमेशन दिया। सभी को ऐसा नहीं कि एक कहा कि आपको लेना ही है सब्जेक्ट, पर एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे दिया कि हम ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर वो ही स्टूडेंट्स हमसे सब्जेक्ट लेते हैं जिन्होंने पहले भी सब्जेक्ट्स लिए हुए, तो हम उनको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस देंगे इन टर्म्स ऑफ द फीस वगैरह, थोड़ा सा डिस्काउंट देंगे। तो यही यहाँ पे भी है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको तो आप प्रायोरिटी देंगे। जैसे अब आप एग्जिस्टिंग मेरे साथ हो चुके हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम अब मैं कुछ नया लेके आता हूँ, जैसे कि हमारे पास टेस्ट सीरीज है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, तो बाकी किसी और को कुछ हो या ना हो, सबसे पहले आप मेरी प्रायोरिटी रहेंगे, सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। इवन हमारा मैं बताना भी चाहता हूँ, जैसे कि आप जानते हैं व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, जिसमें न जाने कितने ही मैसेज थ्रू आउट द डे आते हैं, कभी गिने तो शायद अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कितने दिन एक दिन में कितने मैसेज आते हैं। बट उसमें मेरे प्रमोशनल मैसेज कम होते हैं, ट्रेनिंग जॉब से रिलेटेड बहुत वैकेंसीज आती हैं और बहुत सारे बच्चों को फायदा उससे हो चुका है। तो मैं तो बोलता हूँ अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको ज्वाइन करिए। अगर आपको लगता है वो ग्रुप आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आप उसको म्यूट कर सकते हैं, बट उसको देखते रहिए, क्योंकि रेगुलरली वहीं पे मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। बहुत सारे लोग हैं उसके अंदर, तो इसीलिए मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा। जब पूरी दुनिया फायदा उसका उठा रही है तो आप तो मेरे स्टूडेंट हैं, तो आपको तो सबसे पहले फायदा होना चाहिए। सो राइट इशू कुछ ऐसा ही है जहां पे आप सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछते हैं कि क्या वो इंटरेस्टेड है। अगर वो कहते हैं कि नहीं सर मेरा बजट नहीं है या मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ, तो हम बाहर जाके फिर किसी और को भी शेयर दे सकते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट रेफर्स टू एन इशू वेयर द issuer makes an issue of the security to the selected group of people not exceeding 200, because अगर 200 के बियॉन्ड चला जाएगा तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं रहेगा। नाम से ही समझ में आ रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी कुछ ही लोगों को किया जा रहा है। और आई सपोज ये डेफिनेशन जो एक लाइन की यहाँ पे काइंड ऑफ लिखी गई है, ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। बिकॉज क्या है कि देखिए ये फर्स्ट चैप्टर है, ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन ही है, तो हम यहाँ पे जनरल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सिक्योरिटी मार्केट के टर्म्स क्या क्या हैं। बाकी क्या है इसकी पूरी गाइडलाइंस है, जब उनको हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में एक एक तौर पे बात करेंगे। तो जितनी भी मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, दिस इज मेयरली एन इंट्रोडक्शन, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि ये चीजें जो हैं वो इस सब्जेक्ट के दौरान मुझे पढ़नी है, तो मुझे अच्छे से पता होनी चाहिए। बाकी गारंटी मेरी है,
जब तक आप समझ नहीं लेंगे मैं समझाता रहूंगा, और जब तक का मतलब यहाँ पे है कि इतने एग्जाम्पल्स में देता हूँ बीच बीच में, जैसे इस वीडियो के दौरान भी मैंने दिए, कि आपको समझ ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए, आपको समझना ही होगा। आपका दिमाग कहेगा हाँ यार एक ही बारी में समझ में आ रहा है, दिमाग में वो चीज इतनी अच्छी तरीके से बैठ जाएगी, जैसा मैं कहता हूँ कि चाह के भी आप भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आईसीटीआर रेगुलेशंस का क्या है? अगर हमें आईपीओ लेके आना है, लिखा है एंटिटीज नॉट एलिजिबल टू मेक एन इनिशियल पब्लिक ऑफर। कौन कौन है जो नहीं कर सकता? अब देखिए क्योंकि सेबी ने ही आईसीटीआर रेगुलेशंस, पहले डीआईपी थी अभी आईसीटीआर है, ये इशू करी है, तो अब सवाल ऑब्वियसली यहाँ पे ये उठता है कि जो लोग हैं, जिन जिन लोगों को सेबी ने डीबार्ड किया है, कोई केस उन पे चल रहा है, या वो ऑफेंडर है या वो अक्यूज्ड हैं, उन्होंने सेबी की गाइडलाइंस नहीं फुलफिल करी तो सेबी ने उनको बैन कर दिया है। ऐसे लोग अगर आपकी कंपनी के साथ हैं, मतलब वो आपकी कंपनी के प्रमोटर्स हैं या प्रमोटर्स ग्रुप का पार्ट हैं या कंपनी में डायरेक्टर्स भी हैं, तो आप आईपीओ अनफॉर्चुनेटली नहीं ला सकते। अब ये देखिए ना कि अगर बैंक्स के बारे में बहुत बार सुनते हैं कि बैंक्स में अभी क्या है कि लोग जो है या फाइनेंशियल तौर पे बैंक जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत में बहुत बार लगते हैं, जैसे कि कंपनीज के साथ है वैसे बैंक के साथ भी है। अल्टीमेटली हु इज रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट द बैंक? आप बोलते हैं आरबीआई, ऐसे ही अल्टीमेटली हु इज रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट? देयर मे बी मेनी, बट अगर मैं अल्टीमेट बात करूं तो आप कहेंगे सर सेबी है रिस्पॉन्सिबल। तो अगर आप सेबी को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं तो फिर सेबी भी तो अपना काम सही से करेगा ना, क्योंकि सेबी ऐसे किसी को भी अगर कह देगा कि आप आईपीओ ले आओ और वो आईपीओ ले आया, लोगों से पैसे ले लिए और पैसे लेके भाग गई वो कंपनी, तो हम तो कुछ एज ए जनरल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम तो सेबी की तरफ ही देखेंगे कि भाई अगर ऐसा ही था तो सेबी ने पहले चेक्स क्यों नहीं किए, पहले सेबी ने सारे के सारे रेगुलेशंस क्यों नहीं देखे, पहले सारे कानून के बारे में सेबी ने क्यों नहीं बात करी, क्यों उस कंपनी को सेबी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिस्ट होने दे दिया? तो इसलिए सेबी बड़ा स्ट्रिक्ट है इन चीजों के ऊपर, क्योंकि इट इज नॉट ओनली अबाउट फ्यू इन्वेस्टर्स, इसमें पूरी कंट्री की इमेज खराब होती है कि यहाँ का जो रेगुलेटर है वो सही नहीं है। तो इसीलिए इट्स नॉट ओनली अबाउट फ्यू इन्वेस्टर्स और जस्ट द कंट्री, बट नेशन वाइड थ्रू आउट द वर्ल्ड ये एक इमेज बनती है कि यहाँ की जो रेगुलेटर्स है, मार्केट है, वो किस तरीके से गवर्न है, लूजली है या बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो इसी तरीके से सेबी थोड़ा सा ध्यान रखता है। तो कौन इशू नहीं ला सकता? इफ द इशूअर और द प्रमोटर सेलिंग शेयर होल्डर्स आर डीबार्ड, डीबार्ड मतलब प्रोहिबिटेड है। एक चीज होता है सस्पेंड करना और एक चीज होता है एक तरीके से डीबार्ड कर देना, या ऐसे कह दीजिए हमेशा के लिए रोक लगा देना। सो सस्पेंशन इज अ डिफरेंट इशू, बिकॉज सस्पेंशन में भी फॉर अ टाइम भी हो सकता है, उसके बाद आप फिर वापस आ सकते हैं। पर अगर आपको निकाल दिया गया है, उस चीज से डिसोन कर दिया गया है, डीबार्ड कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तो फिर जब तक कोर्ट इस चीज को रिवर्स नहीं करता, क्योंकि सेबी के खिलाफ आप साठ में अपील कर सकते हैं, तो जब तक आपके पास आपके फेवर में अपील नहीं डिसाइड हो जाती आप वापस नहीं आ सकते। तो अगर आप किसी कंपनी के प्रमोटर हैं, प्रमोटर ग्रुप से ताल्लुकात रखते हैं जिसको सेबी ने मार्केट से निकाल दिया है, मना कर दिया है, बैन कर दिया है, तो आप आईपीओ नहीं ला सकते। If the issuer or the promoter is a willful defaulter, if any of the promoter or the issuer is an offender, तो willful defaulter कौन हुआ? willful defaulter वो है जो जानबूझ के गलतियां करता है। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं या ऑब्वियसली आप ऑफेंडर है, ऑफेंडर की जो डेफिनेशन है वो यहीं से नहीं चलती। आरबीआई भी एक लिस्ट बनाता है विलफुल डिफॉल्टर्स की, जो पैसा ले लेते हैं और वापस नहीं करते। तो अगर ऐसा भी आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम उस लिस्ट में आ रहा है जो आरबीआई ने बनाई है, तो भी आप सेबी के तौर पे इशू के बारे में नहीं सोच सकते। सो यानी क्लीन इमेज होनी चाहिए अगर आप यहाँ पे ऐसा कुछ करना चाहते हैं। तो जब इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं और जो बात मैं यहाँ पे उसके साथ जोड़ के कह रहा हूँ, तो बहुत बार फिर ये सवाल माइंड में उठता है कि अगर इतना सब कुछ है तो फिर स्कैम्स हो कैसे जाते हैं, फिर कैसे हो जाती है किंगफिशर जैसी कंपनीज, कैसे हो जाती हैं बाकी सारी कंपनीज जो पैसे लेके चले जाती हैं और सेबी करता है कुछ, बट एज सच जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने किंगफिशर के शेयर्स खरीदे थे एक समय पे 100 रुपए, उससे ज्यादा के, आज जब 1 रुपए का शेयर और इवन उससे भी कम का है, तो फिर सेबी क्या कर रहा है इन चीजों को लेकर, और सेबी ने उस दौरान क्या किया जब ये सब कुछ हो रहा था। तो ये अपने आप में एक सवाल उठाता है। बट सेबी का अपना कहना सही है कि बहुत सारी चीजें देखिए ऐसी होती है जो बोर्ड इंटरनली डिसाइड करता है और काफी समय लग जाता है पता करने में, तो उस तौर पे सेबी अपनी गाइडलाइंस को इसीलिए रिवाइज करता रहता है। आप देखते हैं बहुत बार कहा जाता है जब बोर्ड मीटिंग खत्म हुई है उसके 15 मिनट के अंदर आपको बताना है स्टॉक एक्सचेंज में फैक्स भेज के, ईमेल भेज के कि क्या बात हुई है, उसके मिनट्स आपको भेजने हैं, तो डिसीजन भेजना है। ये इसीलिए कर दिया गया क्योंकि कंपनी जो थी वो सेबी को मिसयूज या मिसगाइड कर रही थी। द रिस्ट्रिक्शन जो अब दे रखे हैं shall not apply to the person mentioned herein who
who are debarred in the past by SEBI and the period of debarment is already over on the date of filing of the draft of a document. तो वो तो बात सही है कि अगर पहले डिबार्ड किया गया था और 2 साल के लिए था, अब डिबार्ड जो तुम्हें है वो 2 साल से ऊपर हो चुका है, तो आप फिर नॉर्मल हो गए, फिर आपको डेफिनेटली रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं करेंगे। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है आईपीओ का, ये टेबल्स के थ्रू यहाँ पे समझाने की बात करी गई है, देख लेते हैं। An issuer shall be eligible to make an IPO only। तो ऊपर हमने पढ़ा कि कौन लोग आईपीओ नहीं ला सकते, कौन लोग नहीं ला सकते, जो हमने पढ़ा कि जैसे जो अगर कंपनी के प्रमोटर हैं जो कि डीबार्ड है, कोई ऐसा है जो विलफुल डिफॉल्टर है, या कोई एक ऐसा है जो ऑफेंडर है। ये 3 चीजें याद रखिएगा, क्या क्या, डीबार्ड, विलफुल ऑफेंडर और एक तरीके से लास्ट में जो लिखा है वो है ऑफेंडर। तो विलफुल डिफॉल्टर, ऑफेंडर एंड डीबार्ड, अगर इनमें से आप कहीं भी फॉल करते हैं तो आप नहीं ला सकते। अगर आप इनमें नहीं फॉल करते तो कुछ और कंडीशन है जो आपको देखनी पड़ेंगी कि आपकी कंपनी सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। अगर करती है तो ही आप आईपीओ के नेक्स्ट स्टेप या फिर नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचते हैं। क्या क्या है? The issuer has net tangible assets of at least 3 crores on a restarted and consolidated basis in each of the preceding 3 years, of which not more than 50% is held in the monetary assets। करी जा रही है यहाँ पे टेंजिबल एसेट्स की, नेट टेंजिबल एसेट्स। आप जानते हैं कि टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ गुडविल वगैरह के बारे में, आपने इससे पहले भी सुना होगा। कुछ ऐसे तरीके के एसेट्स हैं which you cannot really see but feel, for example गुडविल, और उन्हीं एसेट्स को टेंजिबल एसेट्स कहा जाता है। तो टेंजिबल मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, सब। तो अगर कोई भी जो कंपनी है वो इशूअर है जो आईपीओ लाना चाहता है, दे हैव टू मेक श्योर कि उनके पास 3 करोड़ से ज्यादा के एसेट्स हों, किसी एक साल नहीं, पिछले 3 साल, हर 3 साल में, हर साल में, एवरी ईयर में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी थे। और उस 3 करोड़ रुपए में से जो एटलीस्ट यहाँ पे बताया जा रहा है ऑफ विच नॉट मोर देन 50%। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, लिखा है ऑफ विच नॉट मोर देन 50%, तो मैं कह दूं मैक्सिमम। नॉट मोर देन मतलब मैक्सिमम, नॉट मोर देन मतलब ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा मतलब मैं कह दूं कि मैक्सिमम। तो कितना मैक्सिमम उसके अंदर जो है वो 3 करोड़ रुपए से बताया जा रहा है। मैक्सिमम जो है वो 50% ही आपका मॉनेटरी यानी कैश में हो सकता है, बाकी एसेट्स में ही होना चाहिए। क्योंकि कैश का क्या है कि आप जैसे कोई भी अगर हुआ, फ्रॉड हुआ, कुछ भी हुआ, तो कैश तो आपने तुरंत खर्च कर दिया और हमें पता भी नहीं कि कैश जो है वो आपने कहाँ कहाँ कितना क्या रखा है। तो हम एसेट्स के तौर पे चाहते हैं, सेबी का कह रहा है कि वो एसेट्स के तौर पे, मतलब फिक्स एसेट्स के तौर पे आपका पैसे इन्वेस्टेड चाहता है। जैसे कि कल अगर कोई दिक्कत है तो कैश तो वो आपसे वापस ले नहीं सकता, बहुत दिक्कत आएगी, पता चले आप तब तक खर्च कर चुके हैं कुछ और। तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एटलीस्ट बेच के पैसा तो रिकवर कराया जा सकता है। ये लॉन्ग टर्म इंटेंशन है। तो पहली कंडीशन क्या है कि इशूअर के पास 3 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का पिछले 3 साल में जो एसेट्स है वो होने चाहिए, उसके फाइनेंशियल्स में दिखने चाहिए। ये एसेट्स के अंदर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब कुछ नहीं आएगा, ओनली फिक्स एसेट्स आएंगे। और बताया जा रहा है 3 करोड़ रुपए में से मैक्सिमम अगर आपके पास कैश में कुछ हो सकता है तो वो 50% हो सकता है, यानी 1.5 करोड़ रुपए के आसपास आपके पास मैक्सिमम हो सकता है। बाकी तो जो आपको करना है वो हमेशा, और जैसे यहाँ पे लिखा है टेंजिबल यानी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी के तौर पर होगा। आप देखेंगे 2 पॉइंट्स और है इसके बाद जब हम ये पढ़ लेंगे तो यहाँ पे एक टेबल भी दे रखी है जिसके बेसिस पे ईयर्स हैं जो दे रखा है, और उसमें नेट टेंजिबल एसेट्स ड्यूरेशन में दे रखा है कि कितना कितना है। ये जो फिगर्स दे रखी है, अगर मैं, क्योंकि ऊपर लिख नहीं रखा, तो मैं अगर इसको इन करोड़ ही कह दूं तो फॉर श्योर ये डेफिनेटली 3 करोड़ के ऊपर है। और अगर लैक्स की बात करें तब भी उस क्राइटेरिया को ही मीट आउट करता है। तो सेकंड क्या है, द इशूअर हैज एन एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट of at least 15 crores during the 3 preceding years with operating profit in each of the 3 preceding years। तो मतलब ये कि अगर बात करें जाए सेकंड पॉइंट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग आप जानते हैं एक वर्ड होता है, इसका नाम होता है ऑपरेशन। बहुत बार बहुत सारी कंपनीज में डायरेक्टर्स रखे जाते हैं टू ऑपरेशन, डायरेक्ट ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे वो नहीं है हॉस्पिटल वाला कि भाई कुछ किसी का बॉडी का ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन मतलब ये कि प्लान को, पॉलिसी को, स्ट्रैटेजी को कैसे ग्राउंड लेवल पे जाके इम्प्लीमेंट कराना है। तो उन्होंने कह दिया कि कंपनी जो भी काम करती है, जिस भी एरिया में है, जिस भी एक्टिविटी में है, उससे कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया हो पिछले 3 साल में 15 करोड़ रुपए का। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ 2 साल में, एक साल में 8 करोड़ है, दूसरे में 7 करोड़ है तो तीसरे में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। तीनों में ही कुछ ना कुछ होना चाहिए, ईच ईयर कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट होगा। और तीनों जो साल है जब उनको कंबाइन करके देखेंगे तो 15 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, विच मींस ये कोई सेल्स नहीं है, कोई टर्नओवर नहीं है, दिस इज प्योर प्रॉफिट जो कंपनी के पास बच रहा है
सारे के सारे एक तरीके से जो भी स्टैट्यूटरी ड्यूज है उसको क्लियर करने के बाद दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना होना चाहिए, और दो चीजें हैं, 15 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और हर साल में कुछ ना कुछ प्रॉफिट, ये दो कंडीशन जो है जो आपको फुलफिल करनी होगी। थर्ड क्या है, द इशूअर हैज अ नेट वर्थ ऑफ एटलीस्ट 1 करोड़ इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर्स। फुल ईयर्स का मतलब आप जानते हैं कि हम पूरे 12 महीने की बात करी जा रही है, तो हर पिछले देखिए आप चाहे फाइनेंशियल्स के तौर पे देखिए, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के तौर पे देखिए, चाहे नेट वर्थ के तौर पे देखिए, हर जगह अगर आप कुछ देखेंगे तो जो कुछ कॉमन है वो 3 इयर्स का क्राइटेरिया है। सो 3 इयर्स कंपनी की एक तरीके से हिस्ट्री देखी जाती है कि कंपनी ने पिछले 3 साल में क्या किया, और उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि आगे कंपनी कैसे और क्या कर सकती है। तो यहाँ पे ये लिखा गया कि जो नेटवर्थ है वो 1 करोड़ रुपए की बताई जा रही है, और नेटवर्थ आई सपोज हम सभी जानते हैं विच इज द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। मैं थोड़ा इसको लिख के भी आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे जो बात है वो है क्या। एक बार मैं ये थर्ड पॉइंट कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं लिख के भी आपको समझा दूंगा इन टर्म्स ऑफ द डायग्राम टाइप ऑफ थिंग कि भाई ये किस तरीके से है जो बात यहाँ पे करी गई है, बिकॉज उससे कि अपने बुक्स में आप ड्रॉ कर सकते हैं और आई सपोज वो आपके लिए ज्यादा भी अच्छा होगा। तो जैसे आपको इजी लगे, अगर आपको लगे ये बात ही आपको समझ में आ गई तो ठीक है, थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो अभी मैं लिख के दिखाऊंगा, आप वो नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो नेटवर्थ होता है पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तो बता दिया कि जो कंपनी है उसकी नेटवर्थ जो है वो एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए ईच, यानी हर पिछले 3 साल में हर साल में 1-1 करोड़ रुपए एटलीस्ट, यानी कम से कम मिनिमम नेटवर्थ जो है 1 करोड़ रुपए रहनी चाहिए। तो एक बार दोबारा से अगर हम बात करें, अगर ये बात करें एसेट्स के तौर पे, तो पिछले 3 साल में जो बताया जा रहा है एसेट्स जो है टेंजिबल फॉर्म में है वो एटलीस्ट हर साल में 3 करोड़ रुपए और उसके ज्यादा के होने चाहिए। और उन 3 करोड़ रुपए के एसेट्स में से अगर मैक्सिमम जो कैश में हो सकता है वो 50% हो सकता है। सेकंड पॉइंट, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तीनों साल का मिला के 15 करोड़ रुपए उससे ज्यादा होना चाहिए, और हर साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ये कंडीशन ये कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ईयर 1 में कुछ नहीं है, ईयर 2 में कोई ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, ईयर 3 में 20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, वो नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ प्रॉफिट हर साल हमें चाहिए, और तीनों ईयर का जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो 15 करोड़ रुपए आएगा। थर्ड ये कहता है जो नेटवर्थ है जो आपके पहले के साल बीत चुके हैं, लास्ट जो 3 इयर्स हैं, उसमें हर साल 1-1 करोड़ रुपए की नेटवर्थ होना जरूरी है। अब मैं अगर इसको ऐसे कह दूं जो नीचे डायग्राम में दिया हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 इयर्स लिखे हुए हैं, 16, 17, 18 फाइनेंशियल ईयर रहेंगे। एसेट्स के बारे में अगर बात करें, कंपनी के टोटल एसेट्स कितने हैं, तो 2532,3,510, और ये इन करोड़ है अगर, तो ऐसे बात तो पहले ही खत्म हो गई, क्योंकि अगर हम 3 करोड़ रुपए की बात यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि 3 करोड़ होने चाहिए, तो ऑब्वियसली एसेट्स तो 3 करोड़ से कहीं ज्यादा है। अगर इन फिगर्स को हम लैक्स में ले लें, अगर मैं यहाँ पे इन सीआर लिखा है मैंने ऊपर, इन सीआर, ये सारी फिगर्स अगर करोड़ में है तो बात खत्म होगी। अगर ये लैक्स में है तो भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है 2532, इसी को मैं अगर करोड़ में कन्वर्ट करता हूँ तो ये आ जाएगा 25 करोड़ एंड 32 लैक्स। और इस तौर पे ही अगर मैं आगे बात करता हूँ 3510, अगर ये लैक्स में है तो 35 अप्रोक्सीमेटली 35 करोड़, और 2018 में 4657 है। अगर ये लैक्स में मान लूं तीनों फिगर्स में, तो इसको मैं कहूंगा ये 46 करोड़ रुपीस है। तो हमें कितना चाहिए था, 3 करोड़ चाहिए था एक साल का, तो 3 का हुआ 9 करोड़, और ये तो 25 है, 35 है, 46 है, पहली कंडीशन यहाँ पे हमारी सेटिस्फाई होती है। पहली कंडीशन में एक और चीज भी है कि मॉनेटरी एसेट इनमें से 50% से ज्यादा के नहीं होने चाहिए, यानी कैश वगैरह जो है, गोल्ड वगैरह जो है वो 50% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब मॉनेटरी एसेट्स हमारे पास कितने हैं, ये 108 है, 302 है और 288 है, ये सब इन लैक्स है, याद रखिएगा। ये इन फिगर के अंदर जो भी लिखा है इन लैक्स लिखा है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें 108.25 को, तो देखेंगे कन्वर्ट मतलब डिवाइड करके अगर देखेंगे जो 25 करोड़ 0.32 है और 108.25 है जो मॉनेटरी एसेट्स है, तो आप ये देखेंगे जो आएगा परसेंटेज वो 4.27 आएगा, जबकि हम यहाँ पे कह रहे थे मैक्सिमम 50% हो सकता है। तो तीनों ही रेंज में आप देखेंगे 50% से बहुत कम है, एक में अराउंड 4 है, एक में 8 है और एक में 6 है। इसका मतलब पहली कंडीशन जो थी वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको कंडीशन बाय कंडीशन ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई जो 3 करोड़ रुपए की बात है या जो 50% की बात है, हम इसी क्राइटेरिया के अंदर रहे या इस कंडीशन को फुलफिल करें, सो दैट हमारा इशू जो है वो लॉन्च हो पाए। यहाँ पे ये भी बता दिया गया है जो नेट टेंजिबल एसेट कैलकुलेशन करी गई है अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। बहुत बार इंडिया में
कहते हैं कि जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी घट रहा है, तो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या फॉर्मूला ही बदल दिया जीडीपी कैलकुलेट करने का। तो पहले जिस फॉर्मूले को यूज करते थे उससे जीडीपी जो था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, वो कम आता था। अभी उन्होंने फॉर्मूला में कुछ चेंज कर दिया, तो वही जो था पहले वही हो रहा है, बट फॉर्मूला क्योंकि चेंज कर दिया तो जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो ऐसा अपनी मर्जी से हम नहीं कर सकते। यहाँ पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो इशू करे जाते हैं बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, हम उसी को फॉलो करेंगे और उसके बेसिस पे ये जो चीजें हैं इनको ऑप्ट इन करेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के बारे में यहाँ पे बात करी गई है, उसी से आप कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए मुझे उम्मीद है ये जो सेशन था, बिकॉज मैं इसको यहीं पे खत्म करूंगा, इस पार्ट को यहीं पे रोकूंगा। मुझे उम्मीद है कि इस फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 जो था ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताइएगा। और फॉर श्योर ये जैसा कि आप जानते हैं सारा का सारा जो कवरेज है वो आपको कराई जाएगी, अमेंडमेंट्स भी जो है वो भी इसके अंदर कवर कराए जाएंगे इफ रिक्वायर्ड। अगर आईसीएसआई ओवर द टाइम पीरियड जो आपका अटेम्प्ट है वो आप पहले ही मुझे बताएंगे, तो उस तौर पे अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे जरूर डिस्कस करिए। और इस तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि कोई इशू आया नहीं, बड़ी सिंपल सी बात करी, बहुत अलग अलग एग्जाम्पल से समझाया। So thank you so much once again for your time. I shall see you very soon. Till then, take care of yourself. Do whatever you want to. Don't trouble anybody. And for CS professional, always remember FCS Shantanu Bhandari. Thank you so much.